सीताराम नाम का एक आदमी रहा करता था और वो खेती का काम करता था। उसके पास कुछ गाय और भैंस भी रहा करते थे। उसी से वो अपना जीवन का गुजारा करता था। सीताराम की पत्नी, जिसका नाम कावेरी था, वो अपनी दोनों बेटियों के साथ घर पर ही रहा करती थी। सीताराम की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम शकुंतला 16 साल की लड़की थी और छोटी बेटी का नाम सौम्या था। सौम्या 13 साल की लड़की थी। सीताराम का दिल बहुत ही नरम और अच्छे मिजाज का आदमी था। सारे लोगों को सहायता करता था जो भी उससे आकर कोई सहायता मांगता था। एक बार की बात है कि उनकी जिंदगियां तो ऐसे ही चल रही थी। अचानक मौसम में बदलाव आ गया था। जोरों की हवाएं चलने लगी और जोरदार बारिश भी होने लगी, जिससे बहुत सारे गरीबों की सारी खेती बर्बाद हो जाती है, जिससे खेती बाड़ी करने वाले सारे किसान बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उनका बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है, जिससे वो लोग मेहनत करने के लिए हार जाते हैं और उसी गांव के जमींदार को उनके सारे खेती दे देते हैं, जिसके बदले में जमींदार जी कुछ पैसे उन गरीबों को देते हैं। लेकिन सीताराम का जीवन का गुजारा तो उसकी खेती और उसके जानवर ही थे। वो खेती जमींदार को नहीं देता है, सोचता है कि जैसे तैसे वो खुद ही मेहनत करेगा और उसके परिवार का पोषण करेगा। कुछ समय ऐसे ही गुजर गया था। अब धूप का मौसम आ जाता है। धूप बहुत तेज निकला करती थी, जिससे सारे जंगल और सारे खेत सूख जाया करते थे। पानी की भी बहुत कमी हो जाती है। सीताराम के खेत में एक कुआं रहता था और वो कुएं का पानी उसके जानवरों को पिलाने के लिए ही काफी हुआ करता था। खेती में भेजने के लिए इतना पानी उसके पास नहीं रहता था, जिससे उसको पानी की कमी महसूस होती थी। बेचारा मजबूर होकर जमींदार के पास सहायता मांगने के लिए चला जाता है और जमींदार से बात करने लगता है। प्रणाम साहब, मेरा नाम सीताराम है और आपकी जितनी भी खेतियां हैं उनके ही दरमियान मेरा एक छोटा सा खेत है साहब। और आपको तो पता ही है कि धूप की तेजी कैसी है। बहुत तेज धूप निकल रही है साहब, जिसके कारण एक बूंद पानी भी मुझे नहीं मिलता। जितना पानी मुझे मिलता है वो अपने जानवरों को पिलाने के लिए ही काफी हो जाता है और मेरी खेती में पानी का बूंद तक नहीं। आप अगर दया करके आपके मोटर से कुछ पानी मेरी भी खेती में भेज देंगे तो मैं आपका ये एहसान मेरी पूरी जिंदगी में नहीं भूलूंगा साहब। अरे सारे लोगों ने मुझ पर विश्वास किया था, तभी तो अपनी अपनी खेती मुझे बेची थी। मैं तुम्हें भी थोड़ा बहुत पैसा दे ही दूंगा। अपनी खेती भी मुझे बेच दो। वैसे उस खेत को लेकर क्या मेहनत कर पाओगे? मैं जो पैसे दूंगा उससे कोई नया व्यापार कर लेना। अपनी जमीन के कागजात लाकर मुझको दे दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। जमींदार की बात सुनकर सीताराम के समझ कुछ नहीं आया था कि वो उसको बदले में क्या जवाब दे। जमींदार जी से वो कहता है कि मैं घर जाकर अपने घर वालों से भी एक बार पूछ लूंगा और घर वालों की राय लेकर मैं कोई भी कदम उठाऊंगा। इतनी बात कहकर सीताराम वहाँ से चला जाता है और अपने परिवार वालों को ये बात बताता है। बात को सुनकर सारे परिवार वाले बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह शकुंतला अपनी खेती के पास जाती है और कुएं से पानी निकालकर उनके जानवरों को पिला रही होती है। वो ये काम कर रही थी कि उधर से गुजरने वाला उसी गांव का एक स्कूल का टीचर, जिसका नाम मुरली था, वो लड़का शकुंतला को देखता है और देखते ही शकुंतला उसको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। सोचता है कि शादी करूंगा तो इसी लड़की से। वो अपनी माँ से बात करता है और शकुंतला के माता पिता के पास उसकी माँ को भेज देता है ताकि वो उसकी शादी की बात करें। मुरली की माँ सीताराम के घर पहुँचती है और उनसे बात करती है। देखिए भाई साहब, आपकी परिस्थिति को देखकर तो मुझे साफ समझ आ रहा है कि आप लोग दहेज वगैरह तो दे नहीं पाएंगे, लेकिन मेरा लड़का देखो ना, इसी बात को पकड़े बैठा है कि आप ही की लड़की से शादी करेगा। अब मेरे बेटे के बारे में भी तो मुझे सोचना पड़ेगा ना। बस इसी के कारण आई हूँ यहाँ तक। मुझे पता चला कि आपके यहाँ छोटा सा घर और आपकी छोटी सी खेती ही है और कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, रहने दीजिए। वैसे तो अब जो घर है वो हमारे नाम पर लिख दीजिए, बाकी छोटा सा घर आप अपने लिए बना ही लेना। अगर आपको ये बात के लिए कोई परेशानी नहीं है तो हमें शादी के लिए
कोई दिक्कत नहीं है, ये शादी हमें मंजूर रहेगी। अब आप सोचकर हमें अपना फैसला जल्दी ही बता देना। देखिए, ऐसे समय में हम बेटियों की शादी कैसे करेंगे? हमारा तो कितना मुश्किल वक्त चल रहा है। अब जो रिश्ता आया है उसको हाथ से जाने भी तो नहीं दे सकते हैं ना। हमारे बच्चों को भी तो अपने साथ भूखा भी तो नहीं रख सकते। एक काम कीजिए, जो खेत है ना उसको बेच दीजिए और उन पैसों में बेटी की शादी हो जाएगी। और जो कुएं की जगह है हम उस कुएं को भी बंद कर देंगे और उसी जगह में एक छोटा सा घर बना लेंगे। इस तरह कावेरी अपने पति से बात करती है। उनकी घर की स्थिति और उनकी जिंदगी क्या थी, ये सारी बात भी सीताराम को याद है। इसीलिए सीताराम ने भी बोला कि हाँ, 2 दिन में मैं अपना फैसला आपको बताऊंगा। इतनी बात सुनते ही मुरली के घर वाले वहाँ से निकलकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शकुंतला बहुत ज्यादा दुखी होती है और उनकी खेती के पास जो कुआं था उसके पास आकर बैठ जाती है और बातें करने लगती है। पिताजी, अब शादी की बात क्यों कर रहे हैं? शादी मतलब इतना खर्च, ऐसी परेशानी की हालत में इतना पैसा कहाँ से आएगा? और अगर इस कुएं को ही बंद कर देंगे तो गाय और भैंस को पानी कैसे मिलेगा? और अगर खेती को बेच देंगे तो घर के सारे लोग क्या खाकर जिएंगे? और जब छोटी को शादी करने का समय आ जाएगा तो छोटी की शादी के लिए भी तो पैसा जमा करना जरूरी है ना। क्या काम करेंगे और कैसे कमा कर खाएंगे? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। ये क्या बोले जा रही हो? और वैसे भी इन सारी बातों से तुम्हारा क्या लेना देना? बच्ची है, बच्ची बनकर रहे, हमारी माँ बनने की कोशिश मत करना। अरे, कुछ खाएंगे नहीं तो भूखे ही मरेंगे। अगर कोई काम मिल जाएगा तो उस काम के लिए चले जाएंगे, लेकिन जीना तो नहीं छोड़ पाएंगे ना। इतना अच्छा रिश्ता आया है, इसको छोड़ने वाली बात मत करना। ए जी, सुनते हो? कल सुबह जाकर सारे जानवरों को भी बेच देना। खाने के लिए हमारे पास खाना नहीं है और बातें बड़ी बड़ी करने आए हो। अब इन गाय और भैंस के लिए भी तो चारा लाना पड़ेगा और इस कुएं के लिए इतनी जगह बर्बाद, सूखा हुआ वो खेत और उसके ऊपर इतना सारा कर्जा। पता नहीं ये जिंदगी कब दूर होगी। इस तरह ये सारी बातें कहती हुई वो अंदर चली जाती है। इधर सीताराम को और शकुंतला को ये बात मानने के लिए उनका दिल राजी ही नहीं हो रहा था। उन लोगों के लिए ये बात को लेना बहुत मुश्किल हो रही थी कि अब उनका खेत और उनका एक कुआं उनके हाथ से चला जाएगा। बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और कुछ समय तक तो ऐसे ही बैठकर सोच रहे होते हैं। सीताराम बहुत देर तक सोचने के बाद समझता है कि शायद उसकी पत्नी ठीक कह रही थी। अब मुझे वही करना पड़ेगा जैसा वो सोच रही है। इतना सोचकर सीताराम भी कुछ समय तक बैठकर वहाँ से उठकर अंदर चला जाता है और इधर शकुंतला ऐसे ही बैठकर अपने जानवरों की तरफ देखती हुई बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी। बहुत देर तक बैठकर सोच रही थी कि तभी उसके मन में एक ख्याल आने लगता है। वो ख्याल आते ही उठती है और घर के अंदर चली जाती है। देखती है कि खाना खाने के लिए सारे लोग बैठे हुए थे। वहीं पर जाकर शकुंतला भी बैठती है और उनके परिवार के साथ बैठकर खाना खाती है। सारे लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर सो जाते हैं। वो लोगों के सोने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सारे लोग सो जाते हैं तब माता पिता के पास जाकर रोने लगती है और कुछ समय तक अपनी छोटी बहन को भी देख रही होती है। फिर अपने मन को हिम्मत देती है और वहाँ से बिना किसी आवाज के निकलकर बाहर आ जाती है। सोचती है कि अब वो कुएं के पास जाएगी और उसमें छलांग लगाकर अपनी जान दे देगी। ये सोचकर वो कुएं के ऊपर चढ़ती है। तभी कुएं से आवाज आने लगती है। शकुंतला, नीचे उतर जाओ। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम क्या करने वाली थी? घबराओ मत, बातें मैं ही कर रहा हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे पैदा होने से पहले से ही हूँ और मैं एक जादुई कुआं हूँ। तुम अपनी परेशानी मुझे बता सकती हो। तुम्हें क्या परेशानी है? अरे, तुमने ही तो कहा था ना कि मेरे पैदा होने से पहले से ही तुम यहाँ हो। तो क्या तुम्हें नहीं पता हमारा घर और उसकी परेशानियां कैसी हैं? हमारा खेत जो कि हमारे पिता को
इतना पसंद है। और ये गाय, भैंस, इन जानवरों को तो हमने बच्चों की तरह देखभाल की थी इनकी। अब इन सारे जानवरों को बेचना पड़ेगा और पता नहीं घर वालों की क्या हाल हो जाएगी। और ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। अगर मैं ही नहीं रहूंगी तो घर में किसी को परेशानी भी नहीं होगी। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। इस तरह शकुंतला अपने मन की सारी बात उस कुएं को बता देती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। शकुंतला के आंसुओं को देखकर कुएं को भी बहुत ज्यादा दुख होता है। वो उसको हिम्मत देती है और वो कुआं शकुंतला को हिम्मत देता है। उसके पास एक अजीब सी रोशनी और चमक थी, जिसको महसूस करते ही उसकी छोटी बहन सौम्या की नींद खुल जाती है। फिर अपने पास सोई हुई अपनी दीदी को ढूंढने लगती है, लेकिन उसकी बड़ी बहन यानी कि शकुंतला उसके पास नहीं थी। घबराती हुई नींद से उठती है और इधर उधर देखती है। खिड़की से देखती है तो उसको वो रोशनी नजर आती है। उसी रोशनी में खड़ी होकर शकुंतला रो रही थी। ये देखकर वो अपने माता पिता को भी नींद से जगा देती है और जो उसने देखा था वो उसके माता पिता को भी दिखाती है। कावेरी और सीताराम सौम्या को इस रोशनी में देखकर बहुत हैरान थे। वो चमक कुछ अलग ही तरीके की चमक थी, जिसमें खड़ी होकर शकुंतला जोर जोर से रो रही थी। फिर तीनों मिलकर अपने घर से बाहर आते हैं और देखने लगते हैं। तभी वो कुआं उन लोगों से बात करता है। क्या बात है सीताराम, तुम अपनी खेती को बेचकर मुझे बंद कर दोगे? ये क्या सोचा तुमने? मैं तुम्हारे बाप दादा के जमाने से यही हूँ, लेकिन तुम्हें मुझ पर कोई प्यार नहीं, तुम्हें मुझसे कोई रिश्ता नहीं। और कावेरी, तुम, जितनी बुद्धि तुम्हारी बेटी के पास है उतना दिमाग तो तुम्हारे पास नहीं है। जब देखो तब बकवास करती हो। कभी सोचा तुमने कि मैं यहाँ कब से हूँ? मुझे माफ कर दो, क्या करूं, मजबूर बाप हूं ना। ऐसी स्थिति में अपनी बेटी के भविष्य के सिवा किसी भी बाप को क्या नजर आएगा। बस इसी की वजह से मैंने ये फैसला लिया था। मुझे माफ कर देना। अच्छा ठीक है, ज्यादा परेशान मत होना सीताराम, क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से देख रहा हूँ कि तुम और तुम्हारा मन कैसा है। तुम्हारी बेटी शकुंतला भी बहुत ही अच्छी मिजाज की लड़की है। हाँ, तुम्हारी पत्नी से मैं बहुत गुस्सा हूँ, लेकिन तुम्हारे बच्चों के लिए मैं तुम्हारी पूरी सहायता करना चाहता हूँ। आज के बाद जिन चीजों की तुम्हें जरूरत होगी तो मुझसे मांग लेना। कोई चीज मेरे अंदर डाल देना और उसको ऊपर ले लेना। मैं सारी चीजें उसमें तुम लोगों को दे दूंगा। और ये बात याद रखना कि जो भी जरूरतमंद हो वैसे जरूरतमंदों की हमेशा सहायता करते रहना। तुम लोगों को तो पता है कि इंसान जब दुखी या फिर कमजोर पड़ जाता है तो उनको कैसे महसूस होता है। इस तरह उन लोगों से बात करने के बाद जो वो लोग मांगते थे वो जादुई कुआं उन लोगों को सारी चीजें देता था। शकुंतला कहने के लिए बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, जिससे उसने बहुत कुछ पढ़ा तो नहीं था, लेकिन फिर भी अपने घर के काम और उनकी जानवरों को देखती हुई बहुत खुश हो जाया करती थी और उनको संभाल लिया करती थी। जो चीजें उसको चाहिए होती थी वो जादुई कुएं से मांगकर अपनी जरूरतों को भी पूरे कर लिया करती थी। उसकी छोटी बहन सौम्या जो थी उसको तो बहुत अच्छे से पढ़ाया करती थी और उसकी पढ़ाई के लिए जादुई कुएं की सहायता भी लेती थी। उनके गांव में जमींदार के पास जिन लोगों ने भी अपनी खेत को बेचा था उन सारे किसानों की भी वो मदद करती थी। धीरे धीरे करते हुए सारे किसानों को अपने अपने खेत दिलवा देती है और ये सब कुछ उसी जादुई कुएं की वजह से हुआ था। इधर दूसरी तरफ मुरली यानी कि शकुंतला को पसंद करने वाले लड़के के परिवार वाले को भी ये कह देते हैं कि हम हमारी बच्ची की शादी अभी यानी कि इतनी जल्दी नहीं करना चाहते हैं। जैसे सरकार का रूल है कि लड़की की शादी जिस उम्र में करनी चाहिए हम उसी उम्र में हमारी बेटी की शादी करेंगे। ये बात सुनकर उन लोगों का चेहरा उतर जाता है, लेकिन इधर शकुंतला सारे गरीबों की सहायता करती थी और जादुई कुएं की मदद हमेशा लिया करती थी। इस तरह उनका परिवार ही नहीं बल्कि गांव में बहुत सारे लोगों को ये खुश रखा करती थी।